इस कहानी की शुरुआत में हमें हाइड्रा की साइबेरियन फैसिलिटी को दिखाया जाता है। ये वक्त 1991 का होता है, जहां हाइड्रा ऑपरेटिव वसीली क्रायो स्टेटिस चेम्बर में सोए हुए विंटर सोल्जर बकी को डिफ्रोस्ट करके उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये सब वसीली एक बुक में लिखे हुए कुछ वर्ड की मदद से करता है, जिससे बकी पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाता है। वो उससे पूछता है कि मेरे लिए क्या हुक्म है। वसीली बताता है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है, तुम्हें हावर्ड स्टार्क को मारकर सुपर सोल्जर सीरम को हासिल करना है। बकी अपने काम पर निकल जाता है। हावर्ड जब अपनी वाइफ मारिया के साथ लॉन्ग आइलैंड से गुजर रहे थे तो बकी उन पर हमला करके उनकी कार का एक्सीडेंट कर देता है और सुपर सोल्जर सीरम को हासिल करके वसीली के पास ले आता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर हम प्रेजेंट में नाइजीरिया के लागोस का सीन देखते हैं, जहाँ कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, फाल्कन और वांडा ब्रोक रूमलो के पीछे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि ब्रोक इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट से एक जैविक हथियार चुराने वाला है, इसीलिए उसे रोकने के लिए तैयार थे। कैप्टन की नजर एक कचरे के ट्रक पर जाती है जो कारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिससे कैप्टन को उस पर शक होता है। इसीलिए सैम उस ट्रक का अपने ड्रोन से पीछा करता है, मगर वो ट्रक इंस्टीट्यूट के गेट को तोड़ देता है, जिससे ब्रोक अपने साथियों के साथ अंदर आकर वहां मौजूद सभी गार्ड को मारने लगता है और इंस्टीट्यूट के अंदर जहरीली गैस फैला देता है, जिससे सारे लोग मर जाते हैं। कैप्टन भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और ब्रोक के आदमियों को मारने लगता है। वांडा जहरीली गैस को बाहर निकालने लगती है और कैप्टन को अपनी पावर से अंदर भेज देती है। कैप्टन ब्रोक के आदमियों को मारने लगता है, लेकिन ब्रोक इससे मौका पाकर वो जैविक हथियार चुराकर वहां से निकलने लगता है। कैप्टन इस बारे में नताशा को बता देता है, इसीलिए वो ब्रोक और उसके साथियों को जाने से रोकती है, मगर ब्रोक उसे गाड़ी में बॉम्ब के साथ अंदर ही बंद कर देता है। लेकिन नताशा ब्रोक के एक आदमी को आगे करके खुद को बचा लेती है। ब्रोक कैप्टन पर हमला करके वहां से निकल जाता है। कैप्टन नीचे गिर जाता है। सैम ब्रोक का पीछा करने लगता है, लेकिन ब्रोक अपने एक आदमी को वो जैविक हथियार देकर कहता है कि इसे एयरपोर्ट पर ले जाओ। मैं कैप्टन के साथियों को रोकता हूँ और वो ट्रक को वहीं छुपाकर अलग अलग होकर भागने लगते हैं। सैम और नताशा वहाँ पहुँच जाते हैं। नताशा ब्रोक के दो आदमियों के पीछे जाती है। कैप्टन भी वहाँ जाता है, जिस पर ब्रोक हमला कर देता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। वहीं नताशा ब्रोक के आदमियों को पकड़ लेती है और उन्हें मारने लग जाती है और जैविक हथियार हासिल कर लेती है। कैप्टन ब्रोक को मारकर उसके हथियार अलग कर देता है। ब्रोक भी अपना मास्क हटा लेता है। स्टीव उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, तो ब्रोक कहता है कि तुम्हारा यार दोस्त बकी तुम्हें याद कर रहा था। वो बहुत जज्बाती हो रहा था जब तक कि उसका ब्रेन वॉश नहीं किया गया। स्टीव इससे काफी इमोशनल हो जाता है। इसका फायदा उठाकर वो कैप्टन को मारने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वांडा वहां आकर उसे बचा लेती है और ब्रोक को ऊपर फेंक देती है। लेकिन ऊपर बिल्डिंग के पास बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इससे वांडा काफी दुखी होती है। स्टीव भी काफी सैड हो जाता है और वो लोगों को बचाने ऊपर चला जाता है। वही हमें टोनी को MIT में दिखाया जाता है, जो सभी को अपनी BARF टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करके दिखाता है। BARF टेक्नोलॉजी की मदद से पुरानी यादों को फिर से बनाया जा सकता है, इसीलिए वो इससे अपने माता पिता को आखिरी बार जीवित देखने की यादों को सभी को दिखाता है। फिर वो सभी स्टूडेंट को बताता है कि तुम्हें इस साल पूरी स्कॉलरशिप मेरी तरफ से फ्री मिलेगी। सभी से खुश होते हैं। फिर टोनी जब वॉशरूम जाता है तो उसे मिरियम शार्प नाम की एक लेडी मिलती है, जो टोनी को बताती है कि तुमने बच्चों के लिए जो कुछ भी किया अच्छा किया। टोनी बताता है कि उनका हक है और मैंने एक पुण्य किया ताकि मेरे पाप हल्के हो सके। मिरियम उसे कहती है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, इसीलिए तुम अपने पाप को भी पुण्य करके मिटा सकते हो। टोनी को कुछ समझ नहीं आता तो मिरियम उसे बताती है कि मैं एक सरकारी नौकरी करती हूँ और उसे अपने बेटे चार्ली की फोटो दिखाकर बताती है कि मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था, मुझे उस पर नाज था, लेकिन तुमने उसे मार डाला सोकोविया की लड़ाई में। पर इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे लिए लड़ते हो, लेकिन तुम तो सिर्फ अपने लिए लड़ते हो। टोनी इससे काफी परेशान हो जाता है। फिर हमें 1 महीने बाद एवेंजर्स टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टीव न्यूज देख रहा होता है कि लेगोस में लड़ाई की वजह से जो लोग मारे गए उनमें वकांडा के लोग भी मौजूद थे। वांडा भी ये न्यूज देख रही होती है और वो काफी दुखी होती है, क्योंकि सभी उसे ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे। स्टीव वांडा को बताता है कि ब्रोक के पास बॉम्ब था और जब उसने बकी का नाम लिया तो मैं अपने बचपन की यादों में खो गया, जिससे लोग मारे गए। हम हमेशा लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ना कभी लोग मारे जाते हैं। अगर हम इस बात को मान न सके तो शायद अगली बार हम किसी को बचा
बचा नहीं पाएंगे। तभी विजन वहां जाता है जो उन्हें बताता है कि टोनी के पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर रोज सबसे मिलना आए हैं। फिर मीटिंग में रोज सभी एवेंजर्स को बताते हैं कि ये दुनिया एवेंजर्स का एहसान कभी नहीं चुका पाएगी। तुम सब हमारे लिए लड़े, इसीलिए तुम अभी भी बहुत से लोगों के लिए हीरो हो, लेकिन कुछ के लिए तुम बागी हो क्योंकि तुम बिना सोचे फैसला लेते हो। और वो उन्हें न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, सुकोविया और लेगोस में हुए हमले की फुटेज दिखाते हैं जिसमें एवेंजर्स की वजह से हजारों मासूम लोग मरे। रोज सभी से कहते हैं कि पिछले 4 सालों में तुमने अपनी शक्तियों का बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल किया, लेकिन अब दुनिया भर की सरकारें ये और बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए मैंने एक हल निकाला, सुकोविया समझौता, जिसके लिए 111 देशों ने मंजूरी दी है। इसमें लिखा है कि अब से एवेंजर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, बल्कि वो संयुक्त राज्य के अंतर्गत काम करेंगे। वो भी सिर्फ जरूरत पड़ने पर। सभी इससे परेशान होते हैं क्योंकि इससे उनकी आजादी छीन जाएगी और उन्हें सरकार के ऑर्डर पर ही काम करना पड़ेगा। रोज बताते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। 3 दिन बाद वियना में संयुक्त राज्य अमेरिका की सभा है, इसीलिए जब तक तुम्हें समझौते को फाइनल करना होगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं तो नताशा उनसे पूछती है कि अगर हमें समझौता मंजूर ना हो तो रोज बताते हैं कि अगर तुम्हें समझौता मंजूर नहीं तो तुम रिटायर हो सकते हो। सभी इससे काफी चिंतित हो जाते हैं क्योंकि किसी को लगता है कि हमें समझौता करना चाहिए तो किसी को नहीं लगता कि हमें ऐसा करना होगा। टोनी सभी को चार्ल्स की फोटो दिखाकर बताता है कि यह बहुत ही होनहार लड़का था जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी और इंटेल में उसकी जॉब लगने वाली थी, मगर उसने सोचा उसे पहले गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनके लिए घर बनाने चाहिए। इसीलिए वो सुकोविया गया, लेकिन वहाँ हमने उस पर बिल्डिंग गिराकर उसे मार दिया और ये सब हमारी हीरोगिरी की वजह से हुआ। इसीलिए हम सभी को लगाम की जरूरत है। अगर हमारी हदें तय न की गई और हम अपनी मनमानी करते रहे तो मुजरिमों और हमें कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन स्टीव को ऐसा नहीं लगता। वो सभी से कहता है कि अगर हमने इस समझौते पर साइन कर दिया तो हम अपनी मर्जी का हक ही खो देंगे, जिससे हो सकता है कि हम वहाँ ना पहुँच पाए जहाँ हमारी जरूरत हो। इसीलिए हम अपनी मर्जी से ही सही फैसले ले सकते हैं। टोनी कहता है कि आज नहीं तो कल हमें उनकी बात माननी होगी और वो हमें समझौता करने के लिए फोर्स करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। नताशा को भी टोनी की बात सही लगती है कि उन्हें समझौता कर लेना चाहिए। तभी स्टीव को एक मैसेज आता है जिसमें स्टीव वहाँ से आता है। वो पेगी कार्टर के अंतिम संस्कार के लिए लंदन आता है क्योंकि पेगी की अब डेथ हो चुकी थी। पेगी कार्टर की भतीजी शेरोन कार्टर सभी को बताती है कि पेगी आंटी ने मुझे एक बात सिखाई थी कि हमें समझौता तभी करना चाहिए जब अपनी खुद की मर्जी हो, चाहे कोई सही को गलत कहे या गलत को सही, पर हमें अपने फैसले पर अड़े रहना है। स्टीव को उसकी ये बात सही लगती है। बाद में जब सब चले जाते हैं तो नताशा स्टीव के पास आती है। स्टीव से बताता है कि जब मैं बर्फ से बाहर निकला तो मुझे लगा कि मेरी जान पहचान का कोई नहीं बचा होगा, मगर फिर मुझे पता चला कि पेगी जिंदा थी और मैं इससे आखिरी बार मिल पाया। नताशा उसे बताती है कि टोनी, रोडी और विजन ने सुकोविया समझौते पर साइन कर दिया है, मगर क्लिंट यानी होकाई अब रिटायर हो चुका है और वांडा ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन मैं वियना में समझौते पर साइन करने जा रही हूँ, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। स्टीव बताता है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा। नताशा वियना पहुंच जाती है जहाँ 117 देशों की सरकारें सोकोविया समझौते को लागू करने आई थी। वहाँ वकांडा के महाराज टिचाका के साथ उनका बेटा टिचाला भी आया होता है। अब असेंबली स्टार्ट होती है। टिचाला देखता है कि नीचे एक वैन में बॉम्ब मौजूद है, इसीलिए सभी लोगों को झुकने को कहता है और अपने डेड की तरफ दौड़ता है, मगर तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उसके डेड किंग टिचाका मारे जाते हैं, जिससे टिचाला बहुत दुखी होता है। वहीं स्टीव, सैम और शेरोन भी न्यूज में सब देख लेते हैं जिसमें बताया जाता है कि हमला बकी बांस यानी विंटर सोल्जर ने किया है और उसका एक वीडियो भी जारी किया जाता है। टिचाला काफी दुखी बैठा होता है। नताशा वहाँ आती है तो टिचाला उसे बताता है कि हमारी संस्कृति में किसी का मरना उसका अंत नहीं है, सिर्फ हमारी बॉडी मरती है लेकिन आत्मा नहीं। मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग में जाती है, देवता उसका स्वागत करते हैं, फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नताशा उसे कहती है कि तुम्हारी ये सोच बहुत खूबसूरत है, जिस पर टिचाला उसे कहता है कि मेरे डेड की सोच थी, मेरी सोच उनसे थोड़ी अलग है। तो नताशा उसे कहती है कि टास्क फोर्स जरूर आपके पिता के कातिल को पकड़ लेगी। टिचाला कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बकी तो मेरे हाथों ही मरेगा। वहीं स्टीव अपने दोस्त सैम के साथ बकी को बचाने के काम पर लग जाता है क्योंकि ब्रोक ने उसे बताया था कि बकी का ब्रेन वॉश किया गया है। शेरोन वहाँ बार में आती है और कैप्टन को बकी की इंफॉर्मेशन देती है क्योंकि वो CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी नाम की खुफिया एजेंसी में काम करती थी।
वहीं हम बेरेन जेमो को देखते हैं जो सोकोविया आर्म्ड फोर्सेस का पूर्व कमांडर था। उसका परिवार सोकोविया लड़ाई में मारा गया था, इसीलिए वो एवेंजर से बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने बकी का मास्क लगाकर वियना में हमला किया था ताकि वो बकी को बाहर ला सके और उसका ब्रेन वॉश कर सके, जिसके लिए वो वसीली के घर पर पहुंच जाता है और उस पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है और उसे वहां छिपाई गई विंटर सोल्जर बुक भी मिल जाती है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड लिखे थे जिससे विंटर सोल्जर को कंट्रोल किया जा सकता था। जेमो वसीली से मिशन रिपोर्ट 16 दिसंबर 1991 के बारे में पूछता है मगर उसे कुछ नहीं बताता और पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो जेमो बताता है कि जब शील्ड बिखरा तो ब्लैक विडो ने हाइड्रा की फाइल पब्लिक कर दी थी और वो उससे आखिरी बार मिशन रिपोर्ट 16 दिसंबर 1991 के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताता तो उसे पानी में डुबोकर मरने के लिए छोड़ देता है। वहीं बकी जब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था तब उसे न्यूज़पेपर से पता चलता है कि बियाना में जो हमला हुआ उसका दोषी उसे ठहराया गया है, तो इससे वो परेशान हो जाता है। वहीं कैप्टन बकी के घर पर पहुंच जाता है जहां वो एक डायरी देखने लगता है। तभी बकी वहां आ जाता है। कैप्टन उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो बताता है कि तुम स्टीव हो और उसे बताता है कि वियना में जो हमला हुआ वो मैंने नहीं किया, कोई मुझे फंसा रहा है। तभी वहां पर जर्मन स्पेशल फोर्स के सोल्जर बकी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तो बकी सोल्जर को मारता हुआ वहां से भागने लगता है जिसमें कैप्टन भी उसकी मदद करता है। मगर जब बकी वहां से भाग रहा होता है तब ब्लैक पैंथर वहां पर आ जाता है और बकी पर हमला करने लगता है। कैप्टन ब्लैक पैंथर को नहीं पहचान पाता क्योंकि आज से पहले एवेंजर ने ब्लैक पैंथर को नहीं देखा था। टिचाला बकी को मारने की कोशिश करता है और बकी किसी तरह खुद को बचा रहा होता है। कैप्टन भी बकी की मदद करने के लिए नीचे कूद जाता है। बकी वहां से भागने लगता है, उसके पीछे ब्लैक पैंथर होता है और ब्लैक पैंथर के पीछे स्टीव। वो तीनों काफी दूर तक एक दूसरे का पीछा करते हैं। बकी बाइक लेकर भागने लगता है मगर ब्लैक पैंथर उसके ऊपर हमला करके उसे गिरा देता है और उसे मारने लगता है, मगर कैप्टन वहां आकर उसे रोक देता है। तभी स्पेशल फोर्स के सोल्जर के साथ साथ रोडी भी वहां आ जाता है जो उन्हें घेर लेते हैं और अब कैप्टन और सेम के साथ साथ ब्लैक पैंथर को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया था और स्पेशल फोर्स के जवानों को मारा। ब्लैक पैंथर जब अपना मास्क हटाता है तो सभी हैरान होते हैं क्यों युवराज टिचाला है। फिर उन्हें गाड़ी से बर्लिन के जॉइंट काउंटर टेररिस्ट सेंटर में लेकर जाया जाता है जहां बकी को एक सेल में कैद करके रखा जाता है और अब कैप्टन और सेम के हथियारों को जब्त कर लिया जाता है मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। टोनी कैप्टन के पास आता है और उसे समझौते पर साइन करने के लिए मनाने लगता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि समझौता नामुमकिन नहीं है मगर हमें सबके बारे में सोचना होगा। तो टोनी उसे बताता है कि एक बार मीडिया वाले शांत हो जाए उसके बाद मैं नए डॉक्यूमेंट बनवा लूंगा और तुम्हें और वांडा को वापस से लाने की अर्जी भी दे दूंगा। तो कैप्टन पूछता है कि वांडा को क्या हुआ। टोनी बताता है कि हमारे हेडक्वार्टर में सेफ है, विजन उसके साथ है। कैप्टन इससे गुस्सा होता है कि तुमने उसे नजरबंद करके रखा हुआ है, इसीलिए वो समझौते पर साइन करने से मना कर देता है। वहीं अब जेमो भी बकी के साथ पहुंच जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जिस व्यक्ति को बकी की मानसिक जांच करने के लिए बुलाया गया था उसे उसने मार दिया था और वो उसकी जगह अब बकी के सेल में पहुंच चुका था और उसने पावर स्टेशन पर भी एक बम सेंड कर दिया था जिससे पूरे शहर की बिजली के साथ साथ जॉइंट काउंटर टेरिस सेंटर की भी लाइट चली जाती है, जिस वजह से अब कोई जेमो की बात नहीं सुन पाते और जेमो इस मौके का फायदा उठाकर विंटर सोल्जर बुक को निकाल लेता है और उन वर्ड को पढ़ने लगता है जिससे ब्रेन वॉश किया जाता था। बकी उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो सेल में बंद होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। वहीं कैप्टन को भी जेमो पर शक होता है इसीलिए उस तरफ आने लगते हैं। वहीं बकी भी किसी तरह सेल तोड़कर बाहर निकल जाता है मगर अब उसका ब्रेन वॉश होने की वजह से वो जेमो के कंट्रोल में था, इसीलिए उसे पूछता है कि मेरे लिए क्या हुक्म है और उससे मिशन रिपोर्ट 1991 के बारे में पूछ लेता है। तभी कैप्टन और सेम भी वहां जाते हैं। कैप्टन जेमो को पकड़ लेता है, बकी सेम पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और कैप्टन पर हमला करने लग जाता है, उसे नीचे गिरा देता है और जेमो वहां से निकल जाता है। सेम उसके पीछे जाता है मगर वो भीड़ में छिपकर भाग जाता है। वहीं टोनी और नताशा भी बकी को
को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन टोनी के पास अपना सूट नहीं होता, इसीलिए अपने ग्लव से ही उस पर हमला करता है। शेरोन और नताशा मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन बकी नताशा को मारने लगता है। तभी टिचाला वहां जाता है और उसे लड़ने लगता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन बकी नीचे गिरने की वजह से भाग जाता है। वो रूप पर जाकर हेलीकॉप्टर से भागने लगता है, लेकिन स्टीव वहां आकर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। बकी फुल स्पीड में रॉकेट को उड़ाता है, लेकिन कैप्टन बिल्डिंग को पकड़ लेता है और अपना पूरा जोर लगाकर उस हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, मगर बकी उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। बकी पानी में डूबने लगता है, लेकिन स्टीव उसे बचा लेता है और उसे एक जगह पर छिपा देते हैं। बकी कैप्टन और सैम के फरार होने की खबर सभी जगह फैल जाती है। बकी जब होश में आता है तो कैप्टन को बताता है कि मुझ पर से अब ब्रेन वॉश का असर खत्म हो चुका है, और इस बात का सबूत देने के लिए वो उसे बचपन का किस्सा सुनाता है कि तुम जूते में अखबार डालकर पहनते थे। कैप्टन बकी को बताता है कि तुमने बहुत से लोगों को मारा, मगर बकी को कुछ याद नहीं होता। वो उसे बताता है कि हाइड्रा का प्रोग्राम अभी भी मेरे अंदर है। कैप्टन अब समझ गया था कि जेमो कुछ करना चाहता है, इसीलिए उसे पूछता है कि वो कौन था। बकी बताता है कि वो साइबेरिया की उस जगह के बारे में पूछ रहा था जहाँ मुझे सुपर सीरम से विंटर सोल्जर बनाया गया था। स्टीव पूछता है कि वो ये क्यों जानना चाहता था, तो बकी बताता है कि मैं अकेला विंटर सोल्जर नहीं हूँ, क्योंकि 1991 में मैंने हार्वर्ड की कार पर हमला करके 5 और विंटर सीरम को हासिल कर लिया था, जिससे हाइड्रा ने मेरे जैसे 5 और विंटर सोल्जर को बनाया जो मुझसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि जब मैं उनसे लड़ा तो उन्होंने मुझे भी हरा दिया। और अभी उन 5 विंटर सोल्जर को हाइड्रा साइबेरियन फैसिलिटी में क्रायोस्टेटिस चेंबर में रखा हुआ है, और अगर जेमो उन तक पहुंच गया तो उन विंटर सोल्जर की मदद से पूरी दुनिया बर्बाद कर सकता है। कैप्टन सैम से कहता है कि हमें उसे रोकना होगा, जिसके लिए हमें टोनी से बात करनी चाहिए। सैम कहता है कि टोनी नहीं मानेगा, और अगर मान भी गया तो ये समझौता इसकी इजाजत नहीं देगा, इसीलिए हमें ही अपने साथियों को इकट्ठा करके जेमो को रोकना होगा। वहीं हेडक्वार्टर में रोज टोनी से कैप्टन और बकी के बारे में पूछता है, तो टोनी उन्हें कहता है कि हम जल्द ही उनका पता लगा लेंगे, इसीलिए आप सिर्फ मुझे 72 घंटे दीजिए। रोज उसे 36 घंटों की मोहलत देते हैं, और बकी के साथ साथ कैप्टन और सैम को भी पकड़ कर लाने को कहते हैं। नताशा टोनी को बताती है कि हमारे टीम मेंबर्स बहुत कम हैं, तो टोनी को एक आइडिया आता है और वो न्यूयॉर्क में पीटर पार्कर के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर जब घर आता है तो वहाँ पर टोनी स्टार्क को देखकर बहुत हैरान होता है। टोनी पीटर की आंटी को झूठ बोल देता है कि मैं यहाँ पीटर से स्कॉलरशिप के बारे में बात करने आया हूँ, और उससे अकेले में बात करता है। पीटर टोनी से कहता है कि मैंने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था। टोनी उसे एक स्पाइडरमैन का वीडियो दिखाते हुए पूछता है कि तुम ही हो, तो पीटर झूठ कहता है कि मैं नहीं हूँ, ये वीडियो नकली है, ये तो सिर्फ VFX का कमाल है। तो टोनी वहाँ ऊपर छिपाए हुए उसके स्पाइडर सूट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम ही स्पाइडर बॉय हो। तो पार्कर कहता है कि आई एम स्पाइडरमैन। टोनी उससे पूछता है कि तुम्हारी सच्चाई कौन कौन जानता है, तो पीटर बताता है कि कोई नहीं जानता, और मेरी आंटी को भी इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो टेंशन में आ जाएगी, और अगर वो टेंशन में आ गई तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। टोनी देखता है कि उसका स्पाइडर सूट बहुत बेकार है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम्हें अपग्रेड की बहुत जरूरत है। पीटर उन्हें बताता है कि जब भी मेरे आसपास कुछ बुरा होता है तो मेरे सेंसेस काम करना शुरू कर देते हैं, और ये शक्तियाँ मुझे 6 महीने पहले ही मिली है। तो टोनी उसके पास बैठकर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ जर्मनी चलना होगा। तो पीटर भी इसके लिए मान जाता है। वहीं हम एवेंजर्स हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ विजन ने टोनी के कहने पर वांडा को बाहर जाने से रोक रखा था, लेकिन क्लिंट वहां आकर विजन का ध्यान भटकाता है और वांडा को बताता है कि कैप्टन को हमारी जरूरत है, इसीलिए हमें चलना होगा। मगर तभी वहां पर विजन आ जाता है और वो क्लिंट को रोकने लगता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। मगर क्लिंट उससे नहीं जीत पाता, लेकिन वांडा अपनी पावर से विजन के दिमाग को काबू करके क्लिंट को छुड़वा लेती है और विजन को अपनी पावर से जमीन की गहराइयों में भेज देती है। वहीं शेरोन कैप्टन से मिलती है और उसे उसका कवच और विल्सन का सूट दे देती है। कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। फिर क्लिंट भी कैप्टन के पास आ जाता है, जो अपने साथ स्कॉट और वांडा को लेकर आया था। एंटमैन कैप्टन से मिलकर बहुत खुश होता है। वहीं नताशा मदद के लिए टिचाला यानी ब्लैक पैंथर को भी बुला लेती है, और नताशा को पता था कि शेरन ने कैप्टन की मदद की है। वहीं हाले एयरपोर्ट पर कैप्टन अपने दोस्तों के साथ निकलने लगता है, लेकिन तभी उन्हें सायरन की आवाज आती है और एयरपोर्ट खाली करने को कहा जाता है, जिससे
कैप्टन समझ जाता है कि टोनी उसे रोकने आया है, इसीलिए वो भी सूट पहनकर बाहर आ जाते हैं। कैप्टन वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन टोनी रोडी के साथ वहाँ आकर उसे रोक लेता है। ब्लैक पैंथर भी वहाँ जाता है। स्टीव टोनी को बताता है कि वो साइक्रेटिक जेमो ही ये सब कर रहा है और उसने ही बकी को फंसाया है। बकी के जैसे 5 और सुपर सोल्जर हैं जिन्हें जेमो आजाद करवाना चाहता है, मगर टोनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी ब्लैक पैंथर और नताशा भी वहाँ जाते हैं। टोनी स्पाइडरमैन से कहकर कैप्टन की शील्ड को छीन लेता है। टोनी ने पीटर को नया सूट दे दिया था जो काफी अच्छा था। टोनी कैप्टन से आखिरी बार कहता है कि बांस को हमारे हवाले कर दो और हमारे साथ चलो, अगर तुम नहीं चले तो स्पेशल फोर्स तुम्हें बेइज्जत करके ले जाएगी। वहीं सैम हैंगर में रखे क्वीन जेट को ढूंढ लेता है जिससे वहाँ से निकल सकते थे, और अब स्कॉट बड़ा होकर स्पाइडरमैन पर हमला करके शील्ड ले लेता है और कैप्टन को दे देता है। टोनी को वांडा और क्लिंट पार्किंग लॉट में नजर आते हैं जिन्हें वो रोकने चला जाता है। टीचाला बकी की तरफ बढ़ने लगता है तो कैप्टन उसे रोकता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। स्कॉट भी नताशा के साथ लड़ रहा था। सैम और बकी क्वीन जेट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो स्पाइडरमैन वहाँ उन्हें रोकने के लिए पहुंच जाता है। बकी उस पर हमला करता है, लेकिन वो लोहे के हाथ को भी अपनी सुपर स्टेन से रोक लेता है। तभी सैम उसे पकड़कर दूर ले जाने लगता है तो पीटर किसी तरह बचता है और उसके सूट पर अपने वेब से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और वो सैम और बकी दोनों को जाल में पकड़ लेता है। लेकिन तभी सैम उसे अपने मिनी जेट से वहाँ से दूर भेज देता है। वहीं टोनी वांडा और क्लिंट को रोकने जाता है, मगर उस पर हमला करके उसे कार के नीचे दबा देते हैं। रोडी और टीचाला कैप्टन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे हरा नहीं पाते। तभी स्कॉट उसे एक ट्रक देता है जो उन्हें लगता है कि वो पानी का है, इसीलिए उसे बड़ा करके उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो ऑयल का टैंक था जिससे एक बड़ा धमाका होता है। इसका फायदा उठाकर कैप्टन अपने साथियों के साथ क्वीन जेट की तरफ बढ़ने लगता है। विजन वहां आकर उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि कैप्टन मैं जानता हूँ कि आपको यकीन है कि आप सही हैं, पर आपको सभी की भलाई के लिए सरेंडर कर देना चाहिए। कैप्टन उसकी नहीं सुनता, इसीलिए कैप्टन और टोनी की टीम आपस में लड़ने लग जाती है। टोनी कैप्टन से लड़ता है और टीचाला बकी से लड़ने लगता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन वांडा उसे रोककर दूर फेंक देती है। पीटर भी कैप्टन पर हमला कर देता है जिससे उनमें फाइट होती है, मगर वो कैप्टन से नहीं जीत पाता। कैप्टन उस पर एक कंटेनर गिरा देता है जिसे वो अपने हाथों से रोक लेता है। वहीं टोनी के सूट में एंटमैन छोटा होकर घुस जाता है और उसमें कुछ सिस्टम को खराब कर देता है। लेकिन जब टोनी को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने आई फ्राइडे से कहकर फायर सिस्टम को चालू कर देता है जिससे एंटमैन भागता हुआ बाहर निकल जाता है। सैम कैप्टन से कहता है कि अगर हम ऐसे लड़ते रहे तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हमें उड़ने वालों का कुछ करना होगा। तो एंटमैन कहता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ और वो खुद को बहुत बड़ा कर लेता है और रोडी को पकड़ लेता है। स्पाइडरमैन और रोडी से डर जाते हैं। एंटमैन अब टोनी के सभी साथियों के ऊपर हमला करने लग जाता है। रोडी और पीटर मिलकर स्कॉट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। विजन देखता है कि रोडी और कैप्टन क्वीन जेट के पास पहुंच रहे हैं और वो उन पर बिल्डिंग गिराने लगता है, लेकिन वांडा उन्हें रोक लेती है और वो बचकर अंदर चले जाते हैं। मगर वहाँ नताशा पहले ही मौजूद थी। वो कैप्टन से कहती है कि तुम नहीं रुकोगे। कैप्टन कहता है कि फिलहाल मैं नहीं रुक सकता, तो नताशा भी उसका साथ देती है और पीछे आ रहे टीचाला को अपने शूटर से मारकर रोकने लगती है, जिससे कैप्टन बकी के साथ क्वीन जेट लेकर वहाँ से निकलने लगता है। वहीं बाहर पीटर अपने जाल की मदद से स्कॉट को बांधने लगता है, जिससे टोनी और रोडी उसे नीचे गिरा देते हैं। स्कॉट को चक्कर आने की वजह से वो अब नॉर्मल हो जाता है। पीटर भी दूर गिर जाता है। टोनी पीटर के पास आकर कहता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। वहीं टीचाला नताशा से कहता है कि तुमने उन्हें जाने दिया, तो नताशा उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं उन्हें ढूंढने में मदद करूंगी, लड़ने में नहीं। बाहर विजन वांडा के पास आता है और से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैंने तुम्हें कहा था कि बहुत बुरा होगा और ऐसा ही हुआ। कैप्टन को जाता देख टोनी और रोडी उसके पीछे जाते हैं तो सैम उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यह देखकर रोडी विजन को सैम पर फायर करने को कहता है, लेकिन विजन का ध्यान वांडा की वजह से हट जाता है और उसका निशाना रोडी पर लग जाता है, जिससे उसका आर्क रिएक्टर खराब होने की वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। टोनी और सैम उसकी मदद करने जाने लगते हैं, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाते और रोडी जोर से नीचे गिर जाता है। टोनी चेक करता है कि रोडी की धड़कन चल रही है। सैम टोनी से सॉरी कहता है, मगर टोनी गुस्से में उस पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर रोडी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और पता चलता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, जिससे अब वो चल नहीं पाएगा। वहीं हम जेमो को देखते हैं जो साइबेरिया पहुंच चुका था। वो अपने होटल में कॉल करके ब्रेकफास्ट मंगवाता
जाता है, जिससे जब वो लेडी खाना लेकर आती है तो उसे वहाँ एक लाश मिलती है। टोनी के पास भी इसकी खबर पहुंच जाती है कि होटल में उस आदमी की लाश मिली है जो बकी की मानसिक जांच करने आने वाला था, लेकिन जेमो ने उस पर हमला करके उसे मार दिया और उस होटल में बकी का नकली चेहरा भी मिला। टोनी से समझ आता है कि कैप्टन सही कह रहा था, बकी को जेमो फंसा रहा है। टोनी अपनी एआई से जेमो के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका पूरा नाम कर्नल हेलमेट जेमो है, एक सुकोवियन जासूस जो एक स्कॉर्पियन नाम से सुकोविया कातिलों की एक गैंग चलाता था। टोनी को जेमो पर बहुत गुस्सा आता है और वो इन सभी इंफॉर्मेशन को रोज के पास भेजने को कहता है। वही हम जेमो को देखते हैं जो साइबेरिया के हाइड्रा बेस पर पहुंच जाता है और विंटर सोल्जर बुक की मदद से वहाँ का लोग भी खोलकर अंदर चला जाता है, जहाँ वो 1991 के समय की एक ड्राइव निकाल कर लाता है और उसे वहाँ वो 5 विंटर सोल्जर दिखाई देते हैं जिन्हें क्रायो स्टेटिस चेम्बर में फ्रोज करके रखा हुआ था। वहीं टोनी समुद्र के अंदर बनी एक खुफिया जेल में पहुंचता है, जहाँ वो रोज से मिलता है और ने कहता है कि हमें जेमो के पीछे जाना चाहिए। तो रोज उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि तुम पहले भी कैप्टन को पकड़ नहीं पाए। टोनी वहाँ देखता है कि कैप्टन का जिसने भी साथ दिया था उन सभी को जेल में रखा हुआ होता है, जिनमें क्लिंट, स्कॉट, सैम और वांडा थे। टोनी सैम के पास जाता है और उससे स्टीव के बारे में पूछता है। सैम उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो टोनी उसे उस सेक्रेटरी की फोटो दिखाता है जो बकी से पूछताछ करने वाला था। इसीलिए अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझसे गलती हुई, इसलिए तुम मुझे बता दो कि कैप्टन कहाँ गया है, उसे अभी मदद की जरूरत होगी। तो सैम कहता है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा पर तुम्हें अकेले जाना होगा, वो भी दोस्त बनकर। टोनी उसकी बात मान लेता है तो सैम उसे बता देता है कि कैप्टन साइबेरिया गया है, इसीलिए टोनी वहाँ जाने के लिए निकलने लगता है। रोज उससे पूछते हैं कि क्या सैम ने तुम्हें कुछ बताया, तो टोनी उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं अभी हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। यह कहकर वहाँ से निकल जाता है, मगर वो अपने हेलीकॉप्टर में अपना आयरन मैन सूट पहनकर साइबेरिया की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ हम टिचाला को भी देखते हैं जो टोनी का पीछा कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो कैप्टन के पास जा रहा है। वहीं हम स्टीव को देखते हैं जो बकी के साथ साइबेरिया के हाइड्रा बेस पर पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि जेमो पहले ही वहां पहुंच चुका है, इसीलिए वो नीचे जाते हैं। उन्हें लगता है कि जेमो ने बाकी विंटर सोल्जर को भी जगह दिया होगा, इसीलिए वो बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ एक गेट खुलने लगता है जिससे कैप्टन और बकी डर जाते हैं, मगर वो टोनी होता है। वो स्टीव से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ लेने नहीं आया, मुझे पता चला कि तुम सही कह रहे थे। अब उनमें वापस दोस्ती हो जाती है। वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। ब्लैक पैंथर भी छिपकर उन पर नजर रख रहा था। टोनी और बाकी सब जब हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 5 विंटर सोल्जर को जेमो ने मार दिया है। तभी उन्हें जेमो की आवाज आती है। वो उन्हें कहता है कि मैंने जगाना नहीं चाहता था, मुझे पता था कि ये भी एवेंजर की तरह ही दुनिया के लिए खतरा है, इसीलिए मैंने इन्हें खत्म कर दिया, लेकिन मेरा प्लान इनकी मदद से तुम्हें यहाँ लाने का था। कैप्टन देखता है कि जेमो अंदर एक चेम्बर में बैठा हुआ है, इसीलिए जब वो हमला करता है तो कांच नहीं टूटता। कैप्टन उसे कहता है कि तुमने वियतनाम में मासूमों की जान ली हमें यहाँ लाने के लिए। तो जेमो बताता है कि मैंने 1 साल तक तुम्हारा पीछा किया क्योंकि सुकोविया हमले में मेरी पूरी फैमिली मारी गई, इसीलिए मैंने वादा किया था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। फिर वो 16 दिसंबर 1991 की एक फुटेज चलाता है और कहता है कि दुश्मनों से हारना बर्दाश्त किया जा सकता है, पर अगर दोस्ती दुश्मन निकले तो बर्दाश्त नहीं होता। टोनी देखता है कि उस फुटेज में उस कैमरे की रिकॉर्डिंग है जब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। वो देखता है कि बकी ने ही उसके मॉम डैड को बड़ी बेरहमी से मारा था। इससे टोनी को बहुत गुस्सा आता है। टोनी कैप्टन से पूछता है कि क्या तुम ये सब जानते थे। स्टीव बताता है कि मैं जानता था। इससे टोनी को गुस्सा आता है और वो कैप्टन पर हमला कर देता है। बकी और कैप्टन टोनी से लड़ने लग जाते हैं और टोनी बकी के खून का प्यासा हो जाता है। जेमो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो यही चाहता था कि एवेंजर्स एक दूसरे खून के प्यासे हो जाए। स्टीव टोनी को रोकता है और बकी को वहाँ से निकल जाने को कहता है। टोनी उसके पीछे जाने लगता है तो कैप्टन टोनी को समझाता है कि बकी उस समय हाइड्रा के काबू में था, इसीलिए उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं सुनता। तो कैप्टन उसे पकड़ लेता है और उसके पैर के जेट को तोड़ देता है। गुस्से में टोनी के ऊपर दीवार गिरा देता है और बकी को रोकने के लिए ऊपर जाने लगता है। कैप्टन भी वहाँ जाता है और बकी को बचा लेता है। टोनी स्टीव पर हमला करके उसकी शील्ड नीचे गिरा देता है और अपनी मिसाइल से हमला करके ऊपर के गेट को गिरा देता है, जिससे बकी बाहर नहीं जा पाता। टोनी उस पर हमला करता है और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। स्टीव टोनी से कहता है कि तुम्हारे बकी को मारने से जो हुआ वो नहीं बदलेगा। टोनी उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने मेरी माँ को मारा,
और अब टोनी और स्टीव वापस लड़ने लग जाते हैं। बकी भी स्टीव की मदद करता है और वो दोनों टोनी पर लगातार हमला करने लगते हैं। बकी टोनी के आर्क रिएक्टर को तोड़ने लगता है तो टोनी अपनी फुल एनर्जी से उस पर हमला करता है, जिससे बकी का लोहे वाला हाथ पूरी तरीके से टूट जाता है। स्टीव को इससे गुस्सा आता है और वो टोनी पर हमला करने लग जाता है। वहीं बाहर हम जेमो को देखते हैं जो फोन पर अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। तभी पीछे से टीचाला उसके पास जाता है और से कहता है कि बकी ने कुछ नहीं किया, तुमने मेरे डैड को मारा है और मैं तुम्हारी वजह से गलत आदमी की जान लेने वाला था और तुम यही चाहते थे कि एवेंजर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। जेमो बताता है कि मेरे पापा का घर शहर से बहुत दूर था, मुझे लगता था कि मेरा परिवार वहाँ महफूज है, मगर एवेंजर्स की सोकोविया लड़ाई में मेरा पूरा परिवार मारा गया। मुझे उनकी लाशें ढूंढने में 2 दिन लगे, लेकिन एवेंजर्स लड़ाई खत्म होते ही अपने घर चले गए थे। मैं जानता था कि मैं एवेंजर्स को नहीं मार सकता क्योंकि मुझसे ताकतवर लोग ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें ही एक दूसरे खून का प्यासा बना दूं और मैं अपने प्लान में कामयाब रहा। मगर मुझे तुम्हारे पिता का अफसोस है, वो एक अच्छे इंसान थे। टीचाला उसे कहता है कि बदले की आग ने तुम्हें अंधा बना दिया है, लेकिन अब मेरी आंख खुल चुकी है, अब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जेमो कहता है कि तुम उन मरे हुए लोगों से कहो और वो खुद को गोली मारने लगता है, लेकिन टीचाला उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें बहुत से लोगों को जवाब देना है। वहीं कैप्टन टोनी को बुरी तरीके से मार रहा होता है क्योंकि टोनी के हथियार खराब हो गए थे। टोनी अब अपने एआई को कैप्टन की लड़ाई का तरीका कॉपी करने को कहता है, जिससे अब वो कैप्टन के वार को रोक लेता है और वो अब कैप्टन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। कैप्टन उसे कहता है कि बकी मेरा दोस्त है, तो टोनी कहता है कि कभी मैं भी तुम्हारा दोस्त था और उससे हार मान लेने को कहता है, लेकिन कैप्टन हार नहीं मानता और वापस खड़ा हो जाता है और टोनी को उठाकर नीचे पटक देता है और उसे बहुत मारता है और उसके हेलमेट को तोड़ देता है और आर्क रिएक्टर पर जोरदार वार करके उसे बंद कर देता है, जिससे उसकी एनर्जी बहुत कम रह जाती है। स्टीव अपनी शील्ड निकाल लेता है और बकी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, तो टोनी उसे कहता है कि ये शील्ड तुम्हारी नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, ये मेरे डैड ने बनाई थी। तो कैप्टन उस शील्ड को वहीं फेंक कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब जेमो को अरेस्ट कर लिया गया था। एवरेट रोज उसके पास आकर कहता है कि तुमने इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी तुम अपने प्लान में फेल हो गए। तो जेमो कहता है कि मैं फेल नहीं हुआ क्योंकि अब एवेंजर्स बिखर चुके हैं। वहीं हम टोनी को देखते हैं जिसने रोडी के लिए एक मशीन बनाई थी क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था, इसीलिए उस मशीन को टेस्ट कर रहे थे। तभी टोनी के लिए एक पार्सल आता है, जिसे जब टोनी खोलता है तो उसमें कैप्टन का मैसेज होता है, जिसमें वो टोनी को बताता है कि मैं खुश हूँ कि तुम वापस हेडक्वार्टर लौट आए क्योंकि हम सभी को फैमिली की जरूरत है। मैं 18 की उम्र से अकेला रहा हूँ, पर मुझे लोगों पर भरोसा है और इंसानियत पर, इसलिए मैं भी अपनी टीम को निराश नहीं कर सकता। मैं अपने साथियों को जेल से आजाद कर लूंगा, पर मैं ये मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में ना बताकर तुम्हें बचा रहा था, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि मैं सिर्फ खुद को बचा रहा था। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात को समझ पाओगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं जरूर आऊंगा। टोनी को उस बॉक्स में से एक मोबाइल भी मिलता है, जिसमें से टोनी कैप्टन की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। वहीं कैप्टन जेल से अपने साथियों को आजाद कर लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जिसमें हम बकी और स्टीव को वकांडा में देखते हैं, जहाँ बकी स्टीव को बताता है कि मैं वापस क्रायो चेम्बर में सो जाऊंगा जब तक ये लोग मेरे इस बीमारी का इलाज नहीं निकाल लेते, क्योंकि मुझे अपने दिमाग पर भरोसा नहीं है। तो कैप्टन उसकी बात मान लेता है और अब बकी को क्रायो स्टेटिस चेम्बर में सुला दिया जाता है। कैप्टन टीचाला को शुक्रिया कहता है कि तुमने मेरी मदद की। तो टीचाला उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त और मेरे डैड दोनों ही शिकार बने, इसीलिए मैं शांति के लिए कम से कम बकी की मदद तो कर ही सकता हूँ। फिर हम एंड क्रेडिट सीन में पीटर को देखते हैं जो अपने घर पर पहुंच गया था, जिसे अब अपने नए सूट में एक पोर्टेबल होलोग्राफिक सिस्टम मिलता है, जिसे टोनी ने उसके वेब शूटर में प्रोग्राम किया था, जिससे वो खुश होता है। और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपने अभी तक इन्फिनिटी वॉर मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।